वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। तो जो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी का हम मेजरमेंट करेंगे, और साथ ही साथ हम आगे ये भी देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि हमारे पास पहले से एक फिजिकल क्वांटिटी थी। कौन सी? कंडक्टिविटी। तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्टिविटी देखते हैं। तो देखो, जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने अगर रेजिस्टेंस निकाल लिया तो कंडक्टेंस भी निकल जाएगी, और कंडक्टेंस निकल गई तो कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी। ये तो आपको पता है, पढ़ाया हुआ भी है। तो देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक। और जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 1/g। ये g क्या है? कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये क्या है? रेजिस्टिविटी, रो। और वैसे ही रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कप्पा, जो कि आपको कटप्पा की याद दिला रहा होगा। तो ये कप्पा है, और ये कंडक्टिविटी का साइन है। तो अब देखो, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दो। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल, दोनों वैल्यूज़ को रखना है ना। तो 1/g इज इक्वल टू 1/k L/A, ये हो गया। अब देखो, ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ। तो कप्पा इज इक्वल टू जी। अब देखो, ये जो L/A है ना, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि जो ये L और ये A, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये दोनों हमें पहले से ही पता रहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो दूरी है L, वो हमें पता होगा, और जो इलेक्ट्रोड का एरिया है वो भी हमें पता होगा, ठीक। तो ये फिर कांस्टेंट होता है, इसको G स्टार से डिनोट करते हैं। तो फिर G इंटू जी स्टार होगा। तो K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, जीजा जी हो गया, ठीक। तो ये G क्या है? 1/R है। तो अगर R निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो G भी निकल जाएगा, और फिर कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी, ठीक। तो बस ये फॉर्मूला हमें रखना है। तो अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बना लूँ? पहले मेटल कंडक्टर के लिए देख लेते हैं कि कैसे निकलता है, क्योंकि हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज समझेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो देखो, मेरी ड्राइंग भी बहुत बेकार है, इसको रेजिस्टेंस मान लो। ये भी रेजिस्टेंस, ठीक, ये रेजिस्टेंस ही मान लो। ये बैटरी हो गई, ठीक। ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, और यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया। अब देखो, जो ये रेजिस्टेंस है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं R1, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। और इसको R2 लेते हैं, ये अननोन है, इसका हमें पता लगाना है। और ये R3 लेते हैं, ये भी नोन है हमें, और ये R4, ये भी हमें नोन है, पता है। तो देखो क्या होता है, हमें ये रेजिस्टेंस क्या करना है? वेरी कराना है। ये सेल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे की होती है, वो मैंने बनाया नहीं है, तो उसको ऑन ऑफ करना है। तो कोई बना के कोई फ़ायदा है नहीं, ऑन ही रखना है वैसे तो हमें। तो इसको वेरी कराना है, इस वाले रेजिस्टेंस को, R1 को। कब तक कराना है? जब तक इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, जीरो पे रहे, तब तक हमें क्या करना है? इस R1 को वेरी कराना है। तो उस स्टेज पे होगा क्या? जो सेल होगा बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा,
अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कोई भी करंट नहीं दौड़ेगी, ये होगा, कोई भी करंट नहीं दौड़ेगी, तो यहाँ भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर में। तो इस स्टेज को बोलते हैं कि जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब सेल बैलेंस्ड हो जाता है तो किरचॉफ लॉ से हमें क्या ड्राइव हो जाता है, R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3। ये ड्राइव हो जाता है, याद करने के लिए R2/R1 R4/R3। तो यहाँ से फिर हमें अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि R2 है, R2 इज इक्वल टू R4 इंटू R1/R3। तो ये आसान सही था। पर देखो यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ था, मेटल कंडक्टर। और जब हम यहाँ पे आयनिक सॉल्यूशंस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट तो यही है कि यहाँ पे डीसी करंट है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है, देखो देखो ये हमारा सेल है, ये डीसी करंट है और यहाँ सॉल्यूशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। और ये इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चले जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा। तो फिर क्या होगा, आयंस का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन में। यहाँ बीच में आयंस रहेंगे ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं होगा, तो फिर हमें रेजिस्टेंस भी करेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस इफेक्ट को कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। समझ रहे हो? तो इस पोलराइजेशन इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एसी करंट। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एसी करंट यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ पे से हटा दो तो एसी करंट का साइन ला जाओ, एसी करंट यूज़ करते हैं। ठीक, अब इस एसी करंट से होता क्या है, देखो एसी करंट में क्या होगा, एक बार ये पॉजिटिव रहेगा और एक बार नेगेटिव रहेगा, और इस साइड एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव रहेगा। तो आयंस का मूवमेंट होते रहेगा, तो कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, तो पोलराइजेशन इफेक्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और देखो जो ये हम एसी करंट यूज़ करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 500 से लेके 5000 हर्ट्ज तक होती है, जो कि हमारी हेयरिंग रेंज में आती है, जो कि हमारी हियरिंग रेंज में आती है। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हियरिंग रेंज में अगर आता है तो यहाँ पे हम हेडफोन लगा सकते हैं या कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे कि आवाज़ आए वो लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर वगैरह भी लगा सकते हैं। पर आजकल बहुत सारे विजुअल सेंसिंग डिवाइस भी आ रहे हैं, जिससे कि हम कोई लाइट आएगी तो वो देख सकते हैं। तो जब ये सेल बैलेंस होगा, जब इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ से फिर कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक, कहाँ से, हेडफोन से या जो भी स्पीकर लगाए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। ये आ गया समझ में? तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ऐसे सॉल्व होती है, जो कि क्या था, पोलराइजेशन इफेक्ट था। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे मेटल कंडक्टर था जो कि एक वायर था, तो उसको हम सीधा कनेक्ट कर सकते थे। पर यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस को कनेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए स्पेशल कंडक्टिविटी सेल बनाए गए। तो एक ये है और एक ये है। तो आप देखो आसान आसान से ही है। देखो ये प्लेटिनम रॉड्स हैं वैसिल के अंदर। प्लेटिनम रॉड्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि देखो वो इनर्ट होते हैं, रिएक्शंस नहीं करते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, आयंस को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करते हैं। एड्जॉर्ब, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करके वहाँ रिएक्शंस होती हैं, पर वो खुद पार्ट नहीं करता है। तो ठीक है, अभी यही समझ लो कि प्लेटिनम रॉड्स यूज़ की गई हैं, और बाकी हम यहाँ से सॉल्यूशन डालेंगे। तो वैसे ही ये भी एक कंडक्टिविटी सेल है। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम, और यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल होगा नहीं, क्योंकि हम एसी करंट से इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ये आ रहा है समझ में? तो ये फिर हमारा देखो ब्रिज हो गया। यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी सेल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और
ये कौन सा रेजिस्टेंस है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम वेरी कर सकते हैं। तो फिर हमारा यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? वही जो बैलेंस स्टेज में निकलता है। तो हम इसको वेरी करते रहेंगे, और जब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा? ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो फिर हमें R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? R2 मिल जाएगा, जो कि क्या होगा? R4 इंटू R1 बाई R3 ये होगा। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो फिर हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? G इंटू जी स्टार। तो G क्या है? G क्या है? 1/R है। तो R हमें मिल गया, तो ये कंडक्टिविटी भी हम निकाल लेंगे। और ये तो कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है, तो बस यहाँ से हम कंडक्टिविटी निकाल देंगे। तो आसान सा ही था। और आजकल मॉडर्न टाइम में तो काफ़ी सस्ते हमें कंडक्टिविटी मीटर्स मिल जाते हैं, जो कि आसानी से रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस निकाल देते हैं। किसका? कंडक्टिविटी सेल का। तो इतने एक्सपेरिमेंट हमें करने नहीं पड़ते हैं। फिर भी हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ, देखो कैसे करते हैं। देखो लैब में हमें ये सेटअप मिलता है, ये कंडक्टिविटी सेल हमने कनेक्ट किया हुआ है, और जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हमने यहाँ पे पहले से ही फिक्स कर दिया है। और आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब देखो इसका यूज़ कैसे होता है। यहाँ पे एक 100 सेंटीमीटर की वायर लगा देते हैं, और यहाँ बीच में ये हेडफोन है, और यहाँ पे ये जॉकी है। अब इस जॉकी को हम क्या करते हैं? मूव कराते हैं इस वायर में, मूव कराएंगे और ऐसे पॉइंट पे रुक जाते हैं जहाँ पे इस पॉइंट का, जो ये बी पॉइंट है और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर यहाँ बीच में जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ ईयरफोन से कोई भी वॉइस नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करते हैं? देखो अब क्या होगा यहाँ पे? X अपॉन R इज इक्वल टू, जो ये रेजिस्टेंस है ना, इसकी जगह पे हम लेंथ भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये L लेंथ है तो ये वाली लेंथ कितनी हुई? 100 माइनस L हुई। तो ये हम लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, ये हुआ, ऐसे होगा ना, ठीक। तो यहाँ से फिर हम X निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस L, क्योंकि हमें लेंथ तो पता ही होगी, दिख रहा होगा साफ साफ, इंटू R। तो ऐसे में हम क्या निकाल सकते हैं? जो सेल का रेजिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ से फिर आगे हम क्या निकाल सकते हैं? कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया होगा समझ में। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि हमारे पास पहले से एक फिजिकल क्वांटिटी थी कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों मोर मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो समझना पड़ेगा। देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी सेम सॉल्वेंट में डिफर होगी। मैंने कहा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी सेम सॉल्वेंट में डिफर होगी, क्योंकि आयंस के चार्ज और साइज पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। क्या कहा? चार्ज और साइज पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। और किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसके हर कॉन्सेंट्रेशन पर आयंस का चार्ज और जो साइज है वो सेम बिहेव करेगा, सेम बिहेव करेगा। मैंने क्या कहा? किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसके हर कॉन्सेंट्रेशन पर आयंस का चार्ज और साइज सेम बिहेव करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं कि 1 मोलार होगा, मोलैरिटी 1 होगी। तो पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर जो भी कंडक्टिविटी होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर मोलैरिटी पर जो भी कंडक्टिविटी होगी वही क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी होगी। इसको हम
मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से हम डिनोट करते हैं। ये आ रहा है समझ में? अब देखो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी। यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको किनारे पे। अब देखो मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट के आपको सॉल्यूशन दिए, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन दिए, और मैंने कहा कि इनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर करो। आपने कंडक्टिविटी निकाल भी दी, कंडक्टिविटी सेल से, ठीक? तो आपने निकाली, सपोज इसकी निकाल दी 10 निकाल दी कंडक्टिविटी, इसकी निकाल दी 9 निकाल दी, और इसकी निकाल दी आपने 10, ठीक? तो इनकी कंडक्टिविटी ये निकाल दी, तो कंपेयर कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेशन सबके चेंज होंगे। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलार कर दो सबके। समझ में आ रहा है? सबके कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार कर दो, तब देखो कंडक्टिविटी। अब देखो सपोज यहाँ NaCl का ये क्या था, कंडक्टिविटी थी, ये थी कंडक्टिविटी। और सपोज जो कॉन्सेंट्रेशन आया, मोलारिटी आई, वो यहाँ 2 आई, और यहाँ 3 आई, और यहाँ आपकी आ गई 2.5 आ गई। तो अब K अपॉन सी कर लो, K अपॉन सी कर लो, तो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगी। यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और देखो ये केवल मैंने एज्यूम किया था कि अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी 2 होगी तो NaCl की कंडक्टिविटी 10 होगी। कुछ और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 10 होगी, ये बस अजम्पशन था। और देखो फिर ये मोलर कंडक्टिविटी निकल गई है, तो अब हम कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, सेम हो गया है पर मोलैरिटी पे। जब हम केवल कंडक्टिविटी निकाल रहे थे तो उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं था। ये समझ में आया? अब देखो मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कोई वॉल्यूम है, कितना भी वॉल्यूम लो, और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तो जो भी कंडक्टेंस आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये कैसे डिफाइन होता है और इससे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। पर अभी जितना समझाया है वो समझ लो, और नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा से देख लो, मैंने बहुत क्लियर समझाया है, ठीक? तो अब हम यूनिट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी के। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। सी क्या है, मोलैरिटी है, और कप्पा, इसको मैंने के भी बोल दिया होगा शायद पीछे, के जैसा साइन है तो मुंह से निकल जाता है, ये असल में कप्पा है। तो कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ये पढ़ाई हुई है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हम सेंटीमीटर में लें। और जो ये ओम इनवर्स है इसको हम सीमेंस भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, इसकी स्पेलिंग होती है सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स। ये हुआ। अब ये क्या है, मोलैरिटी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। अब देखो मोल पर लीटर है, और जो ये लीटर है इसको हम ml में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मोल अपॉन 1000 ml। और जो ये ml है ये क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला है जो, यहाँ पे हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1000 ऊपर चले जाएगा, ऐसा होगा, ठीक? तो क्या हो जाएगा फिर, देखो k इंटू 1000 हो जाएगा और नीचे c हो जाएगा जब हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। तो अब यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सीमेंस, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर एक इन्वर्स है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल,
ये क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है। और अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा और इसमें भी स्क्वायर होगा, तो ये 10 की पावर कितनी होगी, 4 हो जाएगा। तो बस, तो देखो अब हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सीमेंस, सीमेंस को ऐसे भी डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये होगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 की पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ऐसे हम जो मीटर होगा उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं और जो सेंटीमीटर होगा उसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, ये यूनिट ऐसे चेंज हो सकती हैं। ये आगे समझ में, तो आई होप सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। तो ठीक है, थैंक यू।